मतलब परमाणु सबसे छोटा क्रियात्मक क्रियात्मक कहते हैं एक्शन में होता है, इसलिए सुक्रियात्मक बोलते हैं। तथा यदि कोई पदार्थ है तो परमाणुओं से मिलकर ही बना होगा, इसलिए रचना करता है ये पदार्थों का, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, रचनात्मक। जय हिंद स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग परमाणु को पढ़ते हैं, एटम को पढ़ते हैं। एटम कितना इंपॉर्टेंट टर्म है ये आप भली भांति समझ सकते हैं कि पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है, वह परमाणु पर ही आधारित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है परमाणु। परमाणु को हम लोग विधिवत पढ़ने वाले हैं। जिस परमाणु के बारे में आप कंफ्यूज रहते थे वो बिल्कुल क्लियर होगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। यदि आप परमाणु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु के विषय में या विज्ञान के विषय में यदि कहें तो 19वीं शताब्दी में विज्ञान पर जोर दिया गया, विज्ञान पर ज्यादा फोकस किया गया। इसी दौरान परमाणु के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु ऐसा होता है। कुछ वैज्ञानिकों के मत को स्वीकारा गया और बहुत सारे वैज्ञानिकों के मत को बिल्कुल नकार दिया गया। तो जिनके कथन को, जिनके सोच को, जिसके परिकल्पना को स्वीकारा गया, उनमें से थे डाल्टन साहब। डाल्टन ने अपने थ्योरी में कहा था, अपने प्रैक्टिकल में कहा था, अपने अनुमान में कहा था कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य होता है। अविभाज्य होता है मतलब जिसको विभाजन हम नहीं कर सकते वही परमाणु होता है। मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु का परिभाषा तो ये हो गया कि परमाणु वह किसी पदार्थ का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात किसी वस्तु का या किसी वस्तु को अगर टुकड़ों में हम बांटें तो बांटते बांटते इतना छोटा टुकड़ा कर दें कि उस टुकड़े के बाद और छोटा ना हो सके, तो उस अंतिम छोटे टुकड़े को ही हम परमाणु कहते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, चूंकि इन्होंने कहा था कि यह परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में जब विज्ञान में और सर्च खोज मॉडर्न विज्ञान आई तो ये पता चला कि परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। अर्थात परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जिसको हम मूल कण कहते हैं। और वो कण क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब जब रदरफोर्ड और जब जे थॉमसन ये लोग अपना अपना मत दिए, अपना अपना सिद्धांत दिए, तो इससे ये मालूम चला कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। यानी हम परमाणु को भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रुप में बांट सकते हैं। अर्थात परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम मूल कण बोलते हैं, आइए अब हम लोग परमाणु के मॉडल को पढ़ते हैं। ये परमाणु का मॉडल क्या है।
परमाणु कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इसी के बारे में जानकारी देना, इसी के बारे में अपना मत देना ही परमाणु मॉडल है। तो इस परमाणु मॉडल यानी परमाणु के बारे में बताने वालों में बहुत सारे नाम लोकप्रिय हुए, लेकिन कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हुए और जिसको हम आज मेंशन भी करते हैं और उनको मान्यता भी मिली हुई है। उनमें से है जे टॉमसन, जे टॉमसन या थॉमसन, ठीक है। एक और नाम है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ये दो नाम परमाणु मॉडल के विषय में बहुत लोकप्रिय हुए, ठीक है। आपने अभी देखा कि डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। आपके सामने स्क्रीन पे डाल्टन यानी महान वैज्ञानिक डाल्टन का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। जे थॉमसन ने परमाणु कैसा होता है इसके विषय में अपना मत दिया और कहा कि परमाणु एक तरबूज के समान होता है। आपको तरबूज के बारे में पता होगा। उन्होंने कहा कि तरबूज के रूप का होता है और जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं काले काले, वो बीज जो होते हैं परमाणु के अंदर ऋण आवेश को दिखाते हैं। जो तरबूज के अंदर बीज होते हैं वह ऋण आवेश को दिखाते हैं और जो तरबूज के अंदर गूदा होता है, पल्स होता है, वह धन आवेश को दिखाता है। अर्थात थॉमसन ने बताया कि परमाणु तरबूज के समान गोल होता है और उसके अंदर जो बीज होता है वही परमाणु के अंदर ऋण आवेशित होता है और जो गूदा होता है तरबूज के अंदर वो वहां पे धन आवेश होता है परमाणु के अंदर। आप इसको समझने के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए प्रतिबिंब में समझ सकते हैं जो आपके सामने है। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, यानी तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। तरबूज का मॉडल भी कहते हैं इसको। चूंकि हम एक सामान्य अध्ययन कर रहे हैं परमाणु के बारे में, इसे डीपली हम नहीं जाने वाले। अगर आपको और डीपली चाहिए इसके बारे में तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। फिर बाद में जबकि इनमें थॉमसन के परमाणु मॉडल में तरबूज वाले मॉडल में बहुत सारी कमियां पाई गई। कमियां का मतलब यह हुआ कि जब आगे प्रैक्टिकल बढ़ाया गया, जब केमिस्ट्री में और आगे गए, कुछ बातों को हमने प्रूव करने का प्रयास किया, तो कुछ जो बताए थे थॉमसन, जे थॉमसन, उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, बहुत सारे अधूरेपन पाए गए। तो इनके सिद्धांत को, इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनका जो मॉडल था, जो इनका थ्योरी थी, वो गलत पाई गई। फिर रदरफोर्ड अपना मॉडल दिए। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु कैसा होता है इस विषय में। चूंकि हम लोग विज्ञान में इन्हीं वैज्ञानिकों के बताए गए आधार पर चीजों को मानते रहे, उसी क्रम में रदरफोर्ड ने अपना दिमाग दिया, अपना मत दिया, अपना थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है वह गोल तो होता है, ठीक है, उसके बीच में नाभिक होती है, ठीक है, और नाभिक जो होती है ये काफी ठोस होती है, ठोस, कठोर, और इसके बाहर स्पेस होता है, मतलब खाली स्थान होती है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु गोल होता है और जो नाभिक होता है बहुत छोटी सी जगह में, सेंटर में होता है, मध्य में होता है। परमाणु के पूरा मध्य में एक ठोस, मतलब रिजिड, छोटी सी एक पार्ट
है, हिस्सा होता है जिसको नाभिक कहते हैं, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज उसने कैसे किया था? आप जानते हैं, सोने के पत्र पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा जिंक सल्फाइड के पर्दे के माध्यम से इस प्रयोग को पूरा किया था। यदि ये प्रयोग को आप विधिवत जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस प्रैक्टिकल को अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को विस्तार से व्याख्या कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो नाभिक होता है वो धनायन होता है, नाभिक आयन धनायन होता है। ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल जो है, आज हम इसको मानते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ कमियां पाई गई लेकिन बाद में उन्हें दूर कर दिया गया। और जो आज हम पढ़ते हैं इस मॉडल को नहीं पढ़ते हैं जो थॉमसन का मॉडल था, बल्कि हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ते हैं। और आज ये जो मॉडल है सही है, कुछ सुधारे गए इसमें बातें, कुछ इसमें कमियां को सुधार करके सही कर दिया गया, इसको हम मानते हैं। तो आइए हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो आज हम मानते हैं, जो हम देखते हैं जो सही है, उसके बारे में और कुछ जानते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं परमाणु के बारे में, परमाणु कैसा होता है, उसका सामान्य ज्ञान क्या होता है परमाणु के बारे में। स्क्रीन पे आपके जे थॉमसन और रदरफोर्ड के फोटो हैं, इमेज हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। आइए हम देखते हैं एटम। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप नए हैं दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास ये वीडियो जल्दी पहुंच सकेगा। और यदि जो आपको लगे वीडियो देखने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें, मुझे और क्या करना चाहिए सुझाव दें। तो आइए हम इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। देखिए, नाभिक जो होता है ये धनायन होता है और बहुत छोटा सा सेंटर में होता है परमाणु के। यह बात रदरफोर्ड ने कहा था। ठीक है, आगे बोरबरी या बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत थ्योरियां दिए। जो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं रदरफोर्ड का ही मॉडरेशन रूप पढ़ते हैं, उसी का सुधरा हुआ रूप पढ़ते हैं जो थोड़ा बहुत कमियां थी। तो आइए हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो जो परमाणु का नाभिक होता है धनायन होता है। धनायन क्यों होता है भाई? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको हम एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में, नाभिक में रहने वाले कण, मूल कण, इनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। जहां पे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर धन आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होता है ये, उदासीन, उदासीन बोलते हैं जिस पर कोई भी आवेश ना हो। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जहां कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और प्रोटॉन पर धन आवेश है। तो जो नाभिक के ऊपर हमें दिखता है प्रोटॉन का असर दिखता है, प्रोटॉन का इफेक्ट दिखता है और प्रोटॉन का प्रभाव दिखता है। और प्रोटॉन के ही कारण नाभिक पर धनायन आ जाता है। ठीक है, लेकिन पूरे परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है जब अपने यह मूल अवस्था में होता है। मूल अवस्था मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर निकला है और ना बाहर से अंदर आया है, अपने ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये अपने ओरिजिनल रूप में है। उस समय पूरा परमाणु जो होता है उदासीन होता है। अब बातों पर गौर करेंगे और ध्यान देंगे। बाद में ये चला पता कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर खाली स्थान में एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, और
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यदि है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा जो कक्षाओं में होते हैं, नाभिक के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 गो प्रोटॉन है, 7 गो प्रोटॉन है, तभी तो 7 धन आवेश है, तो 7 गो ऋण आवेश भी होगा। 1 2 हो चुका है, 3 4 5 6 7, और सब पर क्या होता है ऋण आवेश। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर होता है ऋण आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, आप देख सकते हैं जितना जो है प्रोटॉन पर आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है। इसका प्रकृति धन है और इसका प्रकृति ऋण है। इसीलिए ऋण और धन आपस में प्रभाव विहीन हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं, और सभी एक बराबर प्रभाव के हैं, और ये इससे क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो जो हमको ऊपर प्रभाव दिखेगा, जो ऊपर हमें इफेक्ट दिखेगा, वह शून्य दिखेगा, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। ये आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर देख लें और ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या नाभिक चपटा होता है, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड बना हुआ, कि गोलाकार होता है? गोलाकार होता है। और जो एक कक्ष होते हैं, क्या कि समतल के ऊपर एक, जैसे ये है कक्ष, फिर इसके बाद कक्ष है, क्या ऐसे ही होता है? एक के बाद एक होता है क्या? नहीं। जो कक्ष होते हैं त्रिविमीय होते हैं, अर्थात अगर नाभिक है ये, तो एक आपका ये कक्ष है तो ये आपका ये कक्ष होगा, एक आपका ये कक्ष होगा, है ना, वो वृत्ताकार ही होगा या लगभग वृत्ताकार होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाभिक है तो ये आपका हो गया कक्ष तो अगला ये कक्ष होगा, जरूरी नहीं है। ये कक्ष हो गया तो अगला कक्ष आपका ये हो सकता है, अगला कक्ष आपका ये हो सकता है। अगर आप इसको विधिवत देखना चाहते हैं तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पे, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया करता है, ME 9.1 गुणे 10 टू पावर माइनस 31 केजी होता है। वैसे ही अगर द्रव्यमान पूछें प्रोटॉन का तो MP मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और 1.67 10 टू पावर माइनस 27 केजी हो जाएगा। और यही यदि न्यूट्रॉन के पूछी जाए तो लगभग इसके बराबर होता है प्रोटॉन के 10 के पावर 27 केजी होता है। आवेश की बात करें तो आपने देख लिया, ये सब फैक्टर है जो आपको याद रखना होगा और परीक्षाओं में बड़ा काम आता है। आइए हम देखते हैं अब कि जो नाभिक होता है इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो ये कक्ष होते हैं, तो जो नाभिक के पास का प्रथम कक्ष होता है इसको n बराबर हम 1 कहते हैं,
इसी को हम के भी बोलते हैं। जो सेकेंड कक्ष होता है उसको हम n बराबर 2 कहते हैं, सेकेंड कक्ष, या के एल कहते हैं। जो थर्ड कक्ष होता है उसको हम n बराबर 3 बोलते हैं, या इसको m बोलते हैं। जो चौथा कक्ष होता है उसको हम लोग n बराबर 4 बोलते हैं, या n बोलते हैं। के एल एम एन एक कक्ष होते हैं। जो सबसे बाहरी वाला कक्ष होता है इसको हम कहते हैं संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष बोलते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कक्ष में, उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब भी किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तभी तो बनेगी यौगिक। तो जब लेन देन होता है तो सबसे बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन ही लेन देन करते हैं, इसलिए उन्हें हम संयोजी मतलब जुड़ने वाले, संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर इसके आगे वीडियो की और चाहिए, जैसे में संयोजी बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी क्या होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, या अगर हमें मालूम हो संयोजकता तो हम दो तत्वों को लेकर के कैसे बनाएंगे यौगिक, ये यदि जानना हो, अहवाउ का नियम जानना हो, पाउली का अपवर्जन नियम जानना है, बोरबरी का सिद्धांत जानना है, किसी भी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं वो सब जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वीडियो एक और बनाएंगे, तो आप इसलिए करिएगा। और अंत में निष्कर्ष से निकलता है इतना पढ़ने के बाद कि परमाणु क्या होता है। परमाणु जो होता है सबसे छोटा, परमाणु सबसे छोटा क्रियात्मक, सबसे छोटा क्रियात्मक तथा रचनात्मक, रचनात्मक अस्थायी, अस्थायी कण होता है। यही है परमाणु का परिभाषा। मतलब परमाणु सबसे छोटा क्रियात्मक, क्रियात्मक कहते हैं ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की ही भूमिका होती है, परमाणु ही क्रिया में एक्शन में होता है, इसलिए सुक्रियात्मक बोलते हैं। तथा रचनात्मक, यदि कोई पदार्थ है तो परमाणुओं से मिलकर ही बना होगा, इसलिए रचना करता है ये पदार्थों का, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, रचनात्मक। अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रहेगा यदि तो वह स्थायी रह नहीं पाता है, अस्थायी वह रह नहीं पाता है। तो ये आपका परमाणु का एक लास्ट परिभाषा है इतने सब पढ़ने के बाद। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ही लंबा हो गया, आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मुझे सुझाव दें। जो हमने अभी कहा ऊपर वो सब यदि विस्तृत और पढ़ना है मुझे जरूर बताएं, हम पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।